नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं आपके सामने बिहार जाति आधारित गणना से संबंधित वीडियो लेके उपस्थित हूँ। इससे पहले एक और वीडियो आया था, ये दूसरा वीडियो है और यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से सामने स्क्रीन पे दिख रहा प्रपत्र भरने की सारी प्रक्रियाएं बताई जाएगी एक एक करके, और सारे कंडीशन और जो संभावित समस्याएं उत्पन्न होने वाली है। जैसे आपने प्रथम चरण में जो मकान की नंबरिंग की है, वहाँ से अगर कोई मकान के परिवार यानी परिवार वहाँ से शिफ्ट कर गया हो तभी क्या करेंगे। मकान वो डिमोलिश हो गया है, कोई नया मकान बन गया है, किसी परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो गई है, कोई नया जन्म ले लिया है, तो क्या और किस आधार पे करेंगे। अप्रवासी हो क्या है उसकी गणना हम कैसे करेंगे, मोबाइल से करेंगे, आप वीडियो कॉल के माध्यम से करेंगे। अगर नया जन्म ले लिया है, इसमें बताया गया है कि ये कैसे गणना भी है जिसमें पर्यवेक्षक का भी रोल है। पर्यवेक्षक का रोल जब ऐप में प्रगणक करेगा तो किसका कैसे रोल आएगा। ये एक हायरार्की बनाई गई है कि प्रगणक के बाद पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक के बाद आपको सहायक चार्ज पदाधिकारी है, उसके बाद चार्ज पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी है, तब जिला पदाधिकारी। इस तरह से ऐप इस स्टेप में कार्य करेगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को एक एक करके बताया गया है। ये आपको ये जो सामने जो आपका प्रपत्र है, इसको 4 खंडों में बांट बताया गया है। आपको पता है कि 17 पॉइंट्स पे चर्चा होनी है, 70 पॉइंट्स पूछे जाने हैं। तो ये यहाँ 70 पॉइंट्स है। उसके बाद आपको विकल्प और कोड है, उसके बाद घोषणा, इन सारी बातों को जिक्र किया जाएगा। इसमें आगे हम चर्चा करेंगे कि अगर सदस्य 15 से ऊपर जाता है, 16 में जाते हैं, तो क्या उसके लिए सीट होगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस एक परिवार का एक ही सीट पे किया जाएगा, एक सीट पे। इसमें बताएंगे कि ये जो बार कोड है इसको कैसे यूज़ करना है, ऐप में इस बार को कैसे यूज करेंगे, इस कोड को कैसे यूज़ करेंगे। अगर एक परिवार में सदस्य 15 से ऊपर जाता है तो कंटिन्यूअस सीट कहाँ से मिलेगा। इन सारों बातों की जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो लंबा होने की संभावना है, तो कृपया आप धैर्य के साथ इस एक एक पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाले कार्य में अगर यदि आप प्रगणक हैं तो इससे बहुत सुविधा मिलेगी और आपको जो अंदर कोई भी कन्फ्यूजन, वो सारे के सारे कन्फ्यूजन मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है जाति आधारित जनगणना और भी शैक्षणिक वीडियो मैं लेके आता रहता हूं, तो आने वाली जो वीडियो आपको मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाए। तो कृपया आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करेंगे, आगे अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ मिले। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सारी प्रक्रिया को एक एक करके। द्वितीय चरण की गणना। इस चरण में प्रत्येक परिवार व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आंकड़े प्रपत्र और मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि मोबाइल के माध्यम से और प्रपत्र के माध्यम से, दोनों माध्यम से गणना की जाएगी, और ये दोनों माध्यम आपको सर्वर पे सेव होंगे। मोबाइल से होगा वो सिंक्रोनाइज होके सर्वर पे सेव हो जाएगा, फिर आपने प्रपत्र से गणना किया तो वो स्कैन होगा और तब वो सर्वर पे जाएगा। इसमें बार कोड है, वो बार कोड मोबाइल से उसको स्कैन करके मोबाइल से इस प्रपत्र को इससे टैग भी कर दिया जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रपत्र और मोबाइल दोनों के माध्यम से होगा। अब है गणना प्रपत्र में परिवार से आंकड़े लेकर उस पर परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर प्राप्त करने के उपरांत सभी आंकड़े मोबाइल ऐप में प्रविष्ट किया जाएगा। यानी परिवार के प्रधान से हस्ताक्षर लिया जाएगा, आंकड़ा उसी से लिया जाएगा। आगे बताएंगे परिवार का प्रधान होगा कौन, और मोबाइल की ऐप्स का जो आंकड़ा है वो बेल्ट्रॉन के सर्वर पे एकत्रित होगा। प्राप्त आंकड़ा का प्रसंस्करण और प्रतिवेदन, ग्राफ, विवरण आदि निर्माण में इसी पोर्टल से होगा। जो भी आंकड़ा प्राप्त होगा उसी से ही सारे प्रतिवेदन, ग्राफ, विवरणी प्राप्त होगा। गणना प्रपत्र और मोबाइल ऐप पर प्रत्येक परिवार के लिए
एक ही क्रमांक हो। जो गणना प्रपत्र में क्रमांक होगा इस गणना प्रपत्र में, वही क्रमांक मोबाइल ऐप पर भी होगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है। गणना के बाद सभी प्रपत्र को स्कैन कर मोबाइल के आंकड़े से टैग कर सॉफ्ट कॉपी में रख लिया जाएगा। जैसे बताया गया कि गणना प्रपत्र हम इसमें भर लेंगे, गणना प्रपत्र में गणना का भरेंगे और इस बार कोड से स्कैन करके इस पर टैग भी हो जाएगा और सारा डिटेल आप इसमें भरेंगे और यही डिटेल आप मोबाइल ऐप में भी करेंगे। यानी दोनों पे काम करना है, आपको इस पे भी काम करना है और इस पे भी काम करना है। इसमें जो डाटा भरा जाएगा वहीं इसमें भी डाटा भरा जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ डाटा कुछ भी भर दिया गया और यहाँ डाटा कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि मोबाइल ऐप पे जब काम करेंगे तो वहाँ एक समय में आपको इसके बार कोड को भी टैग करना होगा, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण में होने वाली परिस्थिति, उत्पन्न होने वाला परिस्थिति। प्रथम चरण के लिए आंकड़ों के हिसाब से परिवार उपलब्ध हो और सभी आवश्यक आंकड़े एकत्र कर लिए जाएं। हमको क्या करना है कि सारे परिवार उपलब्ध जो है और सारे आंकड़े हमने उपलब्ध कर लिया। अब देखिए, प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या पर अब कोई परिवार नहीं रहता है, यह परिस्थिति उत्पन्न होगी। आपने प्रथम चरण में भवन संख्या और मकान संख्या, वहाँ परिवार हो सकता है नहीं रहता हो। प्रथम चरण में परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या कोई सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया है, यह समस्या आ सकती है। प्रथम चरण में परिवार किसी बच्चे का जन्म हो गया है। प्रथम चरण में जो परिवार जिस पे आपके गणना सदस्यों का नाम लिखा हो, परिवार और मकान नाम संख्या आपने वहाँ अंकित किया हो, जब वहाँ जाते हैं तो परिवार की संख्या में वृद्धि हुई गई रहती है, मानी एक बच्चे का जन्म हो गया रहता है। प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या में कोई और नया परिवार आ गया है, यह कंडीशन हो सकता है। प्रथम चरण के बाद कोई नया भवन मकान बन गया हो या उसमें नया परिवार रहने आ गया हो, यह परिस्थिति बन सकता है। तो इस हम क्या करेंगे, आइए इसको सबको एक एक करके समझते हैं। अंतर के संभावित कारण। हम सबको पता है कि हमने एक कवरेज प्रमाण पत्र दिया है, चार्ज पदाधिकारियों ने दिया है, जिला पदाधिकारी द्वारा भी परगना पर्यवेक्षक सबने दिया है, अपने संपूर्ण क्षेत्र का कवरेज हमने करके दिया है। अब देखिए संभावित क्या कारण है, वो जो परेशानी हुई है उससे संभावित क्या कारण है। बिहार के बाहर रहने वाले परिवारों और व्यक्तियों की गणना, बिहार के बाहर, देश के अंदर, बिहार के बाहर लेकिन देश के अंदर और विदेश में रहने वाले परिवारों व्यक्तियों को गणना में शामिल कर लिया गया है। हमने पहले शामिल कर लिया है, जिसमें से कुछ अस्थायी रूप से प्रवासित हैं। हमने क्या किया है कि हमने तो अपना कवरेज प्रमाण पत्र दिया है, हमें प्रवासियों को भी प्रथम चरण में गिना है। कुछ परिवार और व्यक्ति का एक से अधिक स्थानों पर गणना हुआ, कुछ परिवार की गणना 2 जगह हो गई है। बहुत सावधानियां बरती गई हैं, फिर भी जो परेशानियां उत्पन्न होगी उसके संभावित कारण ये है, इनके कारण। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इन संभावित कारणों से उत्पन्न परिस्थिति जो समस्याएं होंगी उनके लिए निर्देश क्या प्राप्त हुआ है। उनके लिए निर्देश प्राप्त हुआ है कि प्रत्येक गणना प्रपत्र पर गणना प्रपत्र क्रमांक और उसका बार कोड मुद्रित है। क्रमांक भी मुद्रित है और बार कोड भी मुद्रित है। बार कोड वो होता है, बार कोड आप देखिएगा एक रेक्टेंगल शेप में होगा और काले काले डंडे उस पर ऐसे बने होते हैं, ये बार कोड होता है। तो भरे हुए गणना प्रपत्र का स्कैन किया जाना है, इसलिए गणना प्रपत्र को मोड़ना, रोल करना, बार कोड पर कुछ लिखना वर्जित है। गणना प्रपत्र क्रमांक एक परिवार के आंकड़े का संकलन किया जाए। एक गणना प्रपत्र पर क्रमांक अनुसार एक ही परिवार का होगा, ध्यान रखना है। एक गणना प्रपत्र क्रमांक पर एक ही परिवार का होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कम सदस्य हैं तो उसमें दूसरे को जोड़ देंगे, नहीं। एक गणना प्रपत्र पर एक ही परिवार के आंकड़ों का संकलन होगा। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज, परिवार से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से है
जो अस्थायी रूप से जो एक ही रसोई से भोजन करते हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन पूर्व में हुआ था परिवार संख्या, मकान संख्या और भवन संख्या में। जहाँ मकान संख्या और भवन परिवार संख्या में समस्या होती थी, यहाँ क्लियर किया गया है कि परिवार से तात्पर्य उस समूह से है, व्यक्तियों के समूह से है जो अस्थायी रूप से एक ही रसोई से भोजन करते हैं। चलिए, किसी भी परिस्थिति में एक व्यक्ति परिवार की गणना एक से अधिक स्थानों पे नहीं की जाएगी। एक गणना प्रपत्र में परिवार के 15 सदस्यों के आंकड़े भरे जा सकते हैं। ये जो गणना प्रपत्र दिया जाएगा उसमें 15 सदस्य के आंकड़े ही भरे जा सकते हैं, 15 कॉलम ही है उसमें। यदि किसी परिवार में सदस्यों की संख्या 15 से अधिक है तो उसके लिए कंटिन्यूड सीट का उपयोग करा जाएगा। अब कंटिन्यूड सीट की बात आ गई, तो ये कंटिन्यूड सीट आपको कैसे मिलेगा? जिला पदाधिकारी के द्वारा वैसे परिवारों की समीक्षा की जाएगी जिसमें 15 से अधिक सदस्य प्रतिवेदित हैं। समीक्षोपरांत कंटिन्यूड सीट चार्ज अधिकारी को जिला पदाधिकारी के स्तर पर दिया जाएगा। इस पे 15 से अधिक जहाँ है वहाँ इस पर समीक्षा की गई है, पूर्व में डिटेल मांगा भी गया है और दिया गया हो, तो जहाँ 15 से अधिक होगा वहाँ कंटिन्यूड सीट मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। सामान्य अनुदेश क्या है? द्वितीय चरण में वास्तविक गणना की जाएगी। यही द्वितीय चरण जो यही वास्तविक गणना है। पहला जो प्रारंभिक अवस्था थी, पहला चरण जो था, अतएव गणना स्थल पर उपलब्ध व्यक्ति परिवार की गणना की जाएगी। इसलिए गणना स्थल पर जो उपलब्ध व्यक्ति और परिवार होगा उसकी गणना की जाएगी। प्रथम चरण में लिए गए आंकड़ों के हिसाब से परिवार उपलब्ध हों और सभी आवश्यक आंकड़े एकत्रित कर लिए जाएंगे। यदि आकस्मिक कारण से कोई व्यक्ति परिवार उपलब्ध नहीं हो तो पुनः भ्रमण किया जाएगा। यदि आप जाते हैं तो आपको ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, आपके लिए आदेश है कि अगर आप जाते हैं कोई परिवार उपलब्ध नहीं होता है तो आप वहाँ पुनः भ्रमण करके उनका आंकड़ा लेंगे। यदि कोई व्यक्ति परिवार अस्थायी रूप से प्रवासी हो तो मोबाइल पर सुनिश्चित कर लेंगे उनकी गणना किसी दूसरे स्थान पर नहीं हुई है। आप कहीं जाते हैं और पता चलता है कि यहाँ से अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से प्रवासी हैं, तो मोबाइल पर उनसे आप बात करके सुनिश्चित कर लें कि उनकी गणना किसी और जगह तो नहीं हुई है। यदि नहीं हुई है तो वीडियो कॉल के माध्यम से प्रश्न पूछकर प्रपत्र भरेंगे। यदि प्रथम चरण के भवन संख्या, मकान संख्या पर अब कोई नया परिवार नहीं रहता है, तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। आपने भले मकान संख्या आदि कर लिया है, लेकिन पहले और डिटेल वहाँ आपने भरा था, लेकिन अब वो वहाँ कोई नहीं रहता है, तो प्रपत्र पर आप परिवार यहाँ नहीं रहता है अंकित करेंगे। मोबाइल ऐप पर भी यही विकल्प चुना जाएगा। मोबाइल ऐप में इस तरह के विकल्प दिए जाएंगे। चलिए, सामान्य अनुदेश। प्रथम चरण में सर्वेक्षण किए गए किसी परिवार में यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो या कोई सदस्य अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया है तो उनका प्रपत्र में आंकड़ा नहीं भरा जाएगा। अगर मृत्यु हो गया है, वो अस्थायी रूप से प्रवासी हो गया है, तो उसका आंकड़ा नहीं भरा जाएगा। और मोबाइल ऐप में भी प्रावधानी विकल्प चुना जाएगा। इस हेतु मोबाइल ऐप में प्रावधान के लिए ऑप्शन दिए गए। प्रथम चरण में यदि किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर पहले था कि यहाँ से वो माइग्रेट कर गए हैं अस्थायी रूप से, टेम्पररी माइग्रेशन में की बात हो गई है, अस्थायी रूप से अगर माइग्रेट किए हैं और मृत्यु हो गई है तो उनका नहीं भरा जाएगा। अब यहाँ है कि अगर कोई नया बच्चा जन्म होता है तो परिवार में एक सदस्य एड ऑन हो रहा है, तो उसकी गणना जो है सीधे पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। यहाँ एक बात आ गई कि जन्म की स्थिति में गणना जो है वो पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। प्रथम चरण के भवन संख्या और मकान संख्या में कोई नया परिवार रहने आ गया है, अगर कोई भवन संख्या और मकान से में कोई नया परिवार रहने आ गया हो या प्रथम चरण के बाद कोई नया भवन बन गया हो, तो उसमें नया परिवार अस्थायी रूप से रहने आ गया है तो उसकी गणना की जाएगी। इस परिवार के प्रथम चरण के चार्ज पदाधिकारी से संपर्क करके आंकड़ा डिलीट कराया जाएगा। मान लीजिए कोई परिवार रहने आ गया है तो वो कहीं ना कहीं से तो आया होगा, तो उसकी गणना तो वहाँ हुई होगी, तो चार्ज पदाधिकारी से संपर्क करके उसके पूर्व के आंकड़ा को डिलीट किया जाएगा और यहाँ उसकी गणना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अनुदेश।
में और भी है। प्रथम चरण में जिस प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा जिस गणना उपगणना ब्लॉक में कार्य किया गया है उसे बदला नहीं जाएगा, यानी प्रगणक का गणना ब्लॉक जो है वो बदला नहीं जाएगा। यदि चिकित्सीय और अपरिहार्य कारण हो तो जिला पदाधिकारी से लिखित स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। अब क्या है कि गणना कार्य समाप्त होने के बाद 1 जून 2023 तक चार्ज अधिकारी द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र, खाली प्रपत्र आदि इत्यादि विभाग को पहुंचाया गया। विभागीय स्तर पे कार्य है। गणना प्रपत्र जिनकी जाति में अन्य 216 भरे गए हैं उनकी अलग पैकिंग की जाएगी। ये आपको गणना के पदाधिकारी के स्तर का कार्य है। अब देखते हैं प्रपत्रों के भरने से संबंधित अनुदेश, कैसे उसको हम भरेंगे। प्रपत्रों को भरने हेतु काली लीड पेन का प्रयोग किया जाएगा, इंक या जेल पेन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ध्यान रखें, काली लीड का प्रयोग करना है, वो इंक जेल और नहीं। देवनागरी लिपि में साफ साफ भरा जाएगा। अरेबिक न्यूमरल का प्रयोग किया जाएगा, यानी न्यूमरिक जो होगा, अंक जो होगा, अरेबिक का यूज होगा। नीचे दिया गया है कोई भी शब्द या अक्षर बॉक्स के लाइन से सटी नहीं होगा। अगर 7 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए 4 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, वो सटेगा नहीं लाइन से, ध्यान रखेंगे। अरेबिक वो किस तरह से न्यूमरल होंगे, 0 इस तरह से, 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से न्यूमरिक यूज किए जाएंगे। इसी ढंग से 7 लिखना होता है ऐसे लिखेंगे, ना कि 7 लिखने बहुत लोगों की आदत है तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। 4 ऐसे नहीं लिखना है, 4 ऐसे लिखना है, यह सही है, यह गलत है। 3 फॉर्मेट को हमें ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं। मेन रहा गणना प्रपत्र, ये रहा हमारा गणना प्रपत्र। और गणना प्रपत्र ने पूर्व में कहा था कि हमने इसने 4 पार्ट किया है और चारों पार्ट को हम एक एक करके समझेंगे। पहला पार्ट है लोकेशन विवरण का, दूसरा है आंकड़ा संकलन का, तीसरा है विकल्प और कोड, और चौथा है घोषणा एवं हस्ताक्षर। इस सबको एक एक करके हम देखते और समझते हैं। लोकेशन विवरण, लोकेशन विवरण में क्या होगा, आपको प्रपत्र संख्या होगा, बार कोड होगा, राज्य होगा, जिला कोड, चार्ज कोड, पंचायत कोड, वार्ड कोड, गणना ब्लॉक संख्या, उपगणना ब्लॉक संख्या, मकान संख्या, भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार क्रम संख्या, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या जिसे प्रथम चरण में आपने लिखा है, वर्तमान पता, पिन कोड, राशन कार्ड यदि निर्गत हो तब, अन्यथा की स्थिति में नहीं। यदि जाति प्रमाण पत्र हो तो क्रमांक, यदि नहीं हो तो नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन के विवरण में कुछ और चीजें लिखी जाएगी, वो देख लेते हैं। क्या लिखी जाएगी, आइए देखते हैं। प्रपत्र के इस भाग में राज्य के स्थान पर बिहार के अस्थायी निवासी के लिए बिहार लिखा जाएगा, परंतु यदि व्यक्ति किसी अन्य राज्य के हैं तो उनका राज्य भरा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति परिवार द्वारा अपनी जाति का नाम जाति सूची में अंकित किसी जाति से अलग बताया जाता है तो उनका मूल राज्य पूछा जाएगा। यह अलग राज्य से रहने वालों के लिए बात है। चलिए, प्रपत्र के इस भाग में जिला, चार्ज, वार्ड, गन्ना ब्लॉक, उपगन्ना ब्लॉक का कोड भरा जाना है। ये सभी कोड निर्देशिका में दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ये सभी कोड मोबाइल ऐप में परगना कर लॉगिन करते हैं तो ऑटो वो सामने आ जाएगा। अगर प्रपत्र के लिए हो तो निर्देशिका में है, मोबाइल ऐप पे जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका डिटेल वैसे ही सामने आ जाएगा। मोबाइल ऐप और कोड निर्देशिका के आंकड़ों में कोई अंतर हो तो अधिकारी को सूचित करना है। यदि कोई अंतर होता है मोबाइल ऐप में और कोड निर्देशिका में, ध्यान रखिएगा, कोई भी अंतर हो तो आप अपने अधिकारी से सूचित करेंगे। किसी प्रकार का भी कोई अंतर हो, मोबाइल ऐप और कोड निर्देशिका के आंकड़ों में कोई अंतर होता है तो तुरंत चार्ज पदाधिकारी को संपर्क करेंगे। वर्तमान पता के स्थान पर मोहल्ला, टोला, रोड नंबर आदि जानकारी लिखी जाएगी। यदि परिवार को राशन कार्ड निर्गत हो तो उसका नंबर अवश्य लिखा जाएगा। यदि किसी परिवार के पुरुष सदस्य के पास सक्षम पदाधिकार से जाति प्रमाण पत्र तो उसका क्रमांक भरा जाएगा। यदि नहीं हो तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। आइए देखते हैं आंकड़ों का संकलन। आंकड़ों के संकलन में परिवार के सदस्य का पूरा नाम,
पिता या पति, आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, कोड, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, आवासीय अस्थायी प्रवासीय स्थिति, कंप्यूटर लैपटॉप है कि नहीं, मोटर वाहन है, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से आय। यहाँ वार्षिक आय नहीं पूछनी है, मासिक आय पूछनी है, यह ध्यान रखना है। अक्सर हमारे दिमाग में वार्षिक आय होती है, यहाँ मासिक आय पूछी जानी है। चलिए आगे देखते हैं। विकल्प और कोड, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि 17 बिंदु पूछे जाने हैं, इसमें से 15 प्रश्न के विकल्प पर कोड अंकित किए जाएंगे। 15 प्रश्नों विकल्प में कोड अंकित किए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 8, जाति का विकल्प पर जाति एवं कोड अलग से कोई निर्देशिका में दिया गया है। जाति का विकल्प क्वेश्चन 8 में जाति का विकल्प और कोड अलग से कोड निर्देशिका में दिया गया है, जहां से भरेंगे। उसी तरह क्वेश्चन 9 में शैक्षणिक योग्यता का विकल्प कोड निर्देशिका में दिया गया है, वहां से भरेंगे। परिवार के प्रधान और सदस्य से प्रश्न के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए सर्वोपयुक्त है। आप वो बताएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे उपयुक्त कौन सा है। कई सारी चीज़ें सही होंगी, लेकिन सबसे जो सही होगी, सबसे उपयुक्त जो होगी, उस पे आप करेंगे। आइए देखते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए अभिलेखीय साक्ष्य की मांग नहीं की जाएगी। आप उनसे जबरदस्ती किसी साक्ष्य का प्रूफ का मांग नहीं करेंगे, बल्कि उनके स्वघोषणा पर जानकारी अंकित की जाएगी। वो स्वघोषणा करेंगे, उन्हीं के अनुसार अंकित की जाएगी। यदि किसी पर आपको आपत्ति होती है, प्रथम दृष्टया वो गलत लगता है, तो उनका ध्यान इस ओर दिलाएंगे, लेकिन हम उनसे किसी साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्वघोषणा भी करेंगे, हस्ताक्षर भी करेंगे उसमें। आपको लगता है तो उनको आप जरूर ध्यान देंगे कि आप शायद ये गलत बता रहे हैं, आप ज़्यादा बता रहे हैं, कम बता रहे हैं, आप उनको ध्यान बताएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती हमें नहीं करना है। आइए देखते हैं स्वघोषणा और हस्ताक्षर का भाग। इस भाग में परिवार के प्रधान के लिए निम्न घोषणा है। ये परिवार का प्रधान कौन होगा, ये हम देखेंगे आगे। वो इस प्रकार का घोषणा करेंगे, मैं घोषणा करता या करती हूँ, यानी परिवार का प्रधान औरत भी हो सकती है, कि मेरे द्वारा पूरे परिवार के संबंध में जो उपरोक्त सूचना दी गई हो मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है, और इसमें से कोई किसी सदस्य की गणना अन्यथा नहीं कराई गई है। परिवार के प्रधान का हस्ताक्षर लेंगे और प्रपत्र में उनका क्रम संख्या अंकित करेंगे। यदि परिवार का प्रधान साक्षर नहीं हो, पढ़ लिख नहीं सकता हो, तो प्रगणक जो घोषणा है ये पढ़ के सुनाएगा उनको, और उन सुनाने के बाद उनका अंगूठा लिया जाएगा। प्रगणक को दिनांक सहित हस्ताक्षर करना है, ठीक है। वो भी जब अगर घोषणा करते हैं तो वो भी दिनांक सहित अपना हस्ताक्षर करेंगे, जो परिवार के जो प्रधान लेना है। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए परिवार के प्रधान से क्या तात्पर्य है, परिवार का प्रधान होगा कौन। चलिए देखते हैं। परिवार के प्रधान से तात्पर्य उस व्यक्ति या पुरुष से होता है जिसे परिवार द्वारा इस रूप में मान्यता दी जाती है। परिवार के रूप, परिवार का प्रधान आमतौर पर घर के प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन में मुख्य जिम्मेदारी वहन करता और करती है। परिवार का प्रधान, और अपनी ओर से घरेलू मामले में अंतिम निर्णय लेता है। परिवार का प्रधान वही होता है जो अपने सारे परिवार की चीज़ों को, डेली चीज़ों को मैनेज करता है, डिसीजन मेकर वो होता है। वो पुरुष या महिला कोई भी हो सकता है। परिवार के प्रधान के लिए आवश्यक नहीं कि वो घर का सबसे बुजुर्ग या सबसे अधिक कमाई करने वाला सदस्य हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग होगा कि परिवार का जो बुजुर्ग है यह गार्जियन है, ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा कमाता है वही गार्जियन नहीं, जो डिसीजन मेकर होता है परिवार का वो होता है, और परिवार को जो मैनेज करता है। अब परिवार का प्रधान किसी भी लिंग या युवा व्यक्ति भी हो सकता है, किसी भी लिंग यानी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, युवा व्यक्ति भी हो सकता है, जिसे गणना के समय परिवार द्वारा प्रगणक और प्रेक्षकों के प्रश्न के उत्तर देने होती परिवार द्वारा इंगित किया गया है। यानी परिवार के द्वारा बताया गया है कि यही हमारे परिवार को के बारे में बताएंगे, यही हमारे परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन्हीं को प्रधान हम मानेंगे। आइए देखते हैं 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। क्या रोकने के उपाय हैं, ये कुछ चीज़ें हैं।
दूसरे चरण के लिए जिलों और 4 स्तर पर समीक्षात्मक बैठकों से स्थानीय स्थिति को देखते हुए गहन समीक्षा की जाएगी और इसे रोकने के उपाय किए जाएंगे। दूसरे चरण के प्रशिक्षण में दोहरी गणना को रोकने के विशेष जोर दिया जाएगा। वास्तविक गणना प्रपत्र में परिवार के प्रधान में निम्न प्रमाण पत्र लिया जा रहा है, वो घोषणा करेंगे तो उनसे घोषणा की जाएगी। इस स्तर पे कई सारी विभागीय स्तर पे मीटिंग भी की जा रही है, कई सारी बैठक किए जा रहे हैं और प्रशिक्षण करके लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। क्योंकि जब हम प्रपत्र भरेंगे तो दोहराव ना हो, तो वो घोषणा भी कर रहे हैं, तो उनके क्लेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट से ये रुक सकता है। ये उपाय में से एक है। अब देखिए, 2 स्थानों पर गणना को रोकने के लिए वैसे परिवार जिनका गणना क्षेत्र से बाहर 1 से अधिक निवास है, वैसे परिवार जिनका गणना क्षेत्र या गणना क्षेत्र से बाहर 1 से अधिक निवास है और उनकी प्रविष्टि प्रथम चरण में हो गई है, तो उनकी गणना मात्र 1 निवास पर की जाएगी। अगर 2 जगह उनका निवास है तो गणना 1 ही जगह होगी और दूसरे जगह परिवार नहीं रहता है लिख दिया जाएगा। एक जगह गणना होगा और दूसरी जगह परिवार नहीं रहता प्रपत्र पर लिख दिया जाएगा। मोबाइल ऐप पर भी यही विकल्प चुना जाएगा। वैसे परिवार, अगला कंडीशन, वैसे परिवार जिन्हें संक्षिप्त मकान सूची में अनुपस्थिति के बावजूद पूर्ण कवरेज के उद्देश्य से डाला गया है, ठीक है, द्वितीय चरण में उपस्थित रहेंगे। यदि वे द्वितीय चरण में अनुपस्थित हैं या स्थायी रूप से प्रभावित हो तो परिवार नहीं रहता। अब पहले हमने क्या किया, मकान के सूचीकरण के समय में अनुपस्थिति के बावजूद उनका हमने डाला है, लेकिन वो द्वितीय चरण में हम जाते हैं तो वो अनुपस्थित हैं और पता चलता है कि अस्थायी रूप से प्रवासित हो गए हैं, तो वहाँ लिख दिया जाएगा परिवार नहीं रहता है। मोबाइल ऐप में भी वही प्रावधान चुना जाएगा। यदि किसी परिवार के सदस्य का 1 से अधिक स्थानों पर परिवार के द्वारा संख्या जुड़वाया गया हो तो परिवार से पूछकर प्रगणक द्वारा उसे चिन्हित किया जाएगा और उसकी गणना 1 स्थान पर की जाएगी। यानी यदि किसी परिवार के एक सदस्य का 1 से अधिक स्थानों पर परिवार के द्वारा संख्या जुड़वाया गया हो तो परिवार से पूछकर प्रगणक द्वारा उसे चिन्हित किया जाएगा और उसकी गणना 1 ही स्थान पर की जाएगी। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय। अब देखिए, यहाँ वास्तविक गणना प्रपत्र में प्रश्न 12 में अस्थायी प्रवासी स्थिति के अधीन निम्न विकल्प दिए गए हैं। अब देखिए, बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार करता है, उसके लिए कोड 2 है। बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो 3 है। अन्य राज्य में नौकरी कर रहा है तो 4 है। यदि अन्य देश में नौकरी या रोजगार है तो 5 है। अन्य राज्य में शिक्षा है तो 6 है। अन्य देश में शिक्षा है तो 7 है। अब देखिए, अब इसको आगे एक्सप्लोर किया गया है। यदि विकल्प कोड 2 या 3 यानी यह और यह आता है तो उस व्यक्ति से वो वीडियो कॉल पर बात कर यह बताया जाएगा कि वह अपनी गणना उसी स्थान पर करा ले। यदि परिवार द्वारा मूल स्थान पर गणना के लिए जोर दिया जाता है तो वीडियो कॉल पर संपूर्ण जानकारी ली जाएगी और उन्हें सचेत किया जाएगा कि किसी दूसरे स्थान पर वो नहीं लें। इस कंडीशन में हम ये ध्यान रखेंगे, इनसे बात करेंगे कि यदि आप दूसरी जगह पर रहे, बिहार में काम करने की और शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उनको कहा जाए कि आप वहीं पे करा लें। अगर वो बिहार में ही किसी दूसरे जगह पे प्रवास कर रहे हैं तो अगर वो मना करते हैं तो वीडियो कॉल पे उनकी सारी की सारी जानकारी ली जाएगी और अपने यहाँ गिना जाएगा। चलिए, 2 स्थानों पर गणना को रोकने के उपाय में अगला है, यदि विकल्प 4 से 7, विकल्प 4 से 7, देखिए विकल्प 4 से 7, विकल्प 4 के 7 में क्या है, यहाँ 4 से लेके 7 तक, यानी आप बिहार से बाहर हैं, उसके लिए बात है ये। तो है क्या, 4 से 7 के अधीन प्रगणक पर्यवेक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि इस विकल्प के व्यक्ति से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर आंकड़े लिए जाएंगे और उन्हें
सचेत किया जाएगा कि उनकी गणना किसी दूसरे स्थान पर न हो। मोबाइल ऐप और गणना पोर्टल के सर्वर पर साउंडेक्स एल्गोरिदम है, फोनेटिक एल्गोरिदम है। ये एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से दोहरी प्रविष्टि प्रभावी ढंग से रोकी जा सकती है। इसका प्रावधान करने का विभागीय निर्देश दिया गया था, इसका प्रावधान कर भी लिया गया। ये साउंडेक्स एल्गोरिदम है और फोनेटिक एल्गोरिदम है जिसके माध्यम से ये जो डबल का जो कार्य है वो नहीं हो पाएगा। गणना कार्य में दोहरी प्रविष्टि या बाहरी व्यक्तियों की प्रविष्टि को सरकार बहुत गंभीरता से लेगी। अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही की जाती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी और चिन्हित व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। अगर मोबाइल तकनीक से चिन्हित हो जाता है तो उन पर कार्रवाई संभावित है। इस पे बहुत सावधानी की आवश्यकता है। गणना के प्रश्न, अब गणना के प्रश्न क्या होंगे साहब, आइए इसको देखते हैं। हमको पता है कि 17 कॉलम है। पहला क्या होगा, परिवार के सदस्यों का नाम, दूसरा पिता पति का नाम, तीसरा परिवार के मुखिया से संबंध। अब परिवार के मुखिया से संबंध, यहाँ ध्यान देने की बात है कि सदस्य का परिवार के मुखिया से क्या संबंध है। यदि मुखिया है स्वयं है तो 1 भरा जाएगा, अगर मुखिया की पत्नी या पति है तो 2 हो जाएगा, मुखिया के पिता पुत्र हैं तो 3, पोती नातिन इत्यादि होगा तो 4, माता पिता हैं तो 5, बहन भाई होंगे तो 6, पुत्र वधू हैं तो 7, दादी नानी दादा नानी है तो 8, सास ससुर हैं तो 9। परिवार से के मुखिया से संबंध यहाँ बताना होगा। तो उसमें चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है उनका कि हमको पता है कि 17 है, उसमें चौथा प्रश्न देखिए, आयु को वर्षों में लिखना है। लिंग विकल्प में क्या है, अगर पुल्लिंग है तो 1 लिखेंगे, स्त्रीलिंग है तो 2 लिखेंगे और अन्य है तो 3 लिखेंगे। वैवाहिक स्थिति, विवाहित के लिए 1, वर्तमान में विवाहित यानी होने वाले हैं बस तो वो 2 हो जाएगा, विधवा विधुर 3, संबंध विच्छेदित 4, तलाकशुदा 5। गणना के प्रश्न, 7वां प्रश्न, धर्म, हिंदू के लिए 1, इस्लाम के लिए 2, ईसाई के लिए 3, सिख के लिए 4, बौद्ध के लिए 5, जैन के लिए 6, अन्य धर्म के लिए 7 और कोई धर्म नहीं तो 8। ये धर्म के लिए गणना। उसके बाद आता है 8वां प्रश्न, जाति कोड डायरेक्टरी के अनुसार, जाति कोड डायरेक्टरी के अनुसार वहाँ भरना है। अधिसूचित सूची में 203 है, अगर इसके लिए अलग कोई होता है तो उसके लिए निम्नवत अनुशंसा किए गए। राज्य के वर्तमान जो अधिसूचित सूची कुल 203 के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी और आयोगी की अनुशंसा के आलोक में निम्नवत है। ये 203 के अलावा है। ये क्या है, 1 नंबर क्या होगा, गोलबारा दर्जी हिंदू, 3 घरामी, 4 नौसूद, 5 मारवाड़ी, 6 रस्तोगी, 7 बंगाली कायस्थ, 8 खत्री, 9 सूतीहर, 10 भूमिज, 11 बहेलिया, 12 किवानी और 13 अन्य। इसमें आपको क्या होगा, परगना अंचलाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करेंगे और उसे प्रपत्र में संलग्न करेंगे। अगर अन्य कोई होता है तो इस जाति के लिए होंगे तो आपको अपने अंचलाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करके और उस अनुमति पत्र को भी प्रपत्र के साथ संलग्न करना पड़ेगा उस परिवार के साथ। आइए आगे देखते हैं। शैक्षणिक विकल्प और कोड आपको निर्देशिका में प्राप्त हो जाएगा और प्रपत्र पे भी उसे संबंधित होगा। अब देखिए 10वां, कार्यकलाप विकल्प और कोड, यानी वो उनकी जो क्या कार्य हैं और कहाँ एम्प्लॉयड हैं। सरकारी नौकरी के लिए 1 होगा, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी 2 होगा, असंगठित क्षेत्र प्राइवेट नंबर 3 होगा, स्वरोजगार 4 होगा, काश्तकार 5 होगा, खेतीकर 6 होगा, निर्माण मजदूर 7 होगा, अन्य मजदूर 8 होगा, मिस्त्री 9 होगा, भिखारी 10 होगा, कचरा बिनना 11 होगा, अन्य 12, विद्यार्थी 13, गृहिणी 14, कुछ नहीं 15। आइए आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, आवासीय स्थिति, मकान 2 या 2 से अधिक कमरा है तो 1 है, पक्का मकान 1 कमरा है तो 2 है, खपड़ेल 3 छत है तो 3 है, झोपड़ी के है तो 4 है, आवासहीन है तो 5 है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ पे। 12 नंबर प्रश्न, अस्थायी प्रवास की स्थिति में, अस्थायी प्रवास की स्थिति में अगर लागू नहीं है तो 1, बिहार के अन्य स्थान पर नौकरी या रोजगार तो 2, बिहार में अन्य स्थान पर शिक्षा 3, अन्य राज्य में नौकरी व्यापार 4, अन्य देश में नौकरी व्यापार, अन्य राज्य में शिक्षा
अन्य देश में शिक्षा तो 7। इस तरह से उसकी कोडिंग की जाएगी। आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी देख के ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है। आप उताएंगे नहीं तो चीज़ें मिस हो जाएगी। आगे कई इंपॉर्टेंट और भी चीज़ बतानी जानी है तो आप प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको असुविधा होगी। अब देखते हैं 13, कंप्यूटर लैपटॉप का विकल्प। हाँ इंटरनेट के साथ तो 1 होगा, इंटरनेट के बिना 2 होगा, नहीं तो 0 होगा, वही है, नहीं तो 3 होगा। इंटरनेट के साथ 01, इंटरनेट के बिना 02 और नहीं तो 03। यहाँ प्रिंटिंग में दिक्कत हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। मोटर यान विकल्प को 2 पहिया है तो 1, 3 पहिया 2, 4 पहिया 3, ट्रैक्टर 4, 6 पहिया उससे अधिक 5, कुछ नहीं तो 6। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर, कृषि भूमि 0 से अधिक और 50 डिसमिल तक 2, अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा, 50 तक है डिसमिल तक है तो आपको 2, 1 एकड़ तक 3, 1.5 एकड़ तक 4, 2 एकड़ तक 5, 2.5 एकड़ तक 6, 3 एकड़ तक 7, 4 एकड़ तक 8, 5 एकड़ तक 9 और 5 एकड़ से अधिक पर 10। ये अगर जून की ज़मीन की कंडीशन को लिखा जाएगा। गन्ना के और प्रश्न कौन से संबंधित? 16वां प्रश्न, आवासीय भूमि। भूमिहीन है तो 1, 5 डिसमिल भूमि है तो 2, 5 से 10 डिसमिल तो 3, 10 से 15 4, 15 से 20 5, 20 डिसमिल से अधिक है तो 6, बहुमंजिला इमारत के फ्लैट है तो 7। ये आवासीय भूमि की बात है, कितने भूमि पे का आवास है। गन्ना के प्रश्न मासिक आय, उनका कोड 1 से 12 तक की बात है। देखिए 6,000 तक है, ये मासिक है, ध्यान रखेंगे वार्षिक नहीं है। 6,000 तक है 1, 10,000 तक 2, 20,000 तक 3, 30, 4, 40, 5, 50, 6, 50 से ऊपर 7 और लागू नहीं है तो 8। चलिए आगे देखते हैं। ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो है ये आपको जो मैनेजमेंट सिस्टम से, कास्ट बेस्ड सर्वे ये मैनेजमेंट सिस्टम से एक चल रहा है, ये ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ये CMS के द्वारा किया जा रहा है, कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम उसको कहा जाता है। अब देखिए सामान्य जानकारी कुछ है, इससे संबंधित यही मूल बात है, इसको जानना। बिहार जाति आधारित ऐप जो है BIJAGA, ये टाइप करें आप गूगल प्ले स्टोर में तो आपको वो मिल जाएगी। गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, इसे डाउनलोड किया जाएगा और बिहार जाति आधारित पोर्टल पर रजिस्टर किया गया मोबाइल नंबर ही यूजर ID होगा आपको, और हम सबको ये यूजर ID और इसका पासवर्ड आने लगा है। आप उस लॉगिन कर और OTP प्राप्त करेंगे और पासवर्ड बदल लेंगे, ठीक है। मोबाइल ऐप पर प्रगणक को लोकेशन विवरण प्रत्येक परिवार के लिए पहले से भरा मिलेगा। चूँकि आप प्रथम चरण की सारी एंट्री हो रही होगी तो आपके मोबाइल नंबर के साथ वो सारा का सारा आपका गन्ना, ब्लॉक, लोकेशन सारे के सारे टैग हो गए होंगे। जैसे लॉगिन करेंगे वो सारी डिटेल आप तक पहुंच जाएंगे। प्रगणक द्वारा प्रत्येक दिन प्रविष्टि किए गए आंकड़े अगले दिन पर्यवेक्षक को उपलब्ध हो जाएंगे। ध्यान देने की बात यहाँ है, प्रगणक जब एंट्री कर लेगा तो अगले दिन वो पर्यवेक्षक को उसके कार्य करने के लिए उपलब्ध होगा। पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण के उपरांत समर्पित किए गए आंकड़े पर चार्ज पदाधिकारी कार्य करेंगे, उनको वो प्राप्त होगा। तो पहले है प्रगणक कार्य करेंगे तो वो पर्यवेक्षक के पास आएगा और उसके बाद वो चार्ज पदाधिकारी को उपलब्ध होगा। उसके बाद अगला कार्य में वो जाएगा, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। सामान्य जानकारी में कुछ और जानकारी। पर्यवेक्षक द्वारा निरीक्षण के उपरांत समर्पित किए गए आंकड़े चार्ज अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, हमने जाना। अब देखिए चार्ज पदाधिकारी के एक सहायक चार्ज पदाधिकारी भी हैं। सहायक चार्ज अधिकारी द्वारा जाति के प्रविष्टि की संपुष्टि की जाएगी, उसकी संपुष्टि की जाएगी किससे? सहायक चार्ज पदाधिकारी से।
तब चार्ज अधिकारी द्वारा आंकड़ा संपुष्ट कर रजिस्टर किए गए मोबाइल से OTP प्राप्त करेंगे और उसके बाद वो समर्पित करेंगे। और जब वो चार्ज पदाधिकारी समर्पित कर देंगे अपने OTP प्राप्त करके, तो वो अनुमंडल पदाधिकारी को जाएगा। अनुमंडल प्राप्तकारी भी अपना OTP प्राप्त करके उसको पोर्टल पे डालेंगे, तो वो जिला पदाधिकारी को शो होगा और वो भी OTP प्राप्त करके उसको आगे भेजेंगे, तो वो डाटा सेंटर को जाएंगे। तो ये पूरी एक हायरार्की है। और ये काम कैसे करेगा? प्रगणक ये जब काम करेगा तो ये पर्यवेक्षक के पास आएगा, फिर पर्यवेक्षक जब काम करेगा तो ये सहायक जो चार्ज पदाधिकारी है उसको जाएगा, उसके बाद फिर ये चार्ज पदाधिकारी को जाएगा, इसके बाद ये अनुमंडल पदाधिकारी को जाएगा, उसके बाद वो जिला पदाधिकारी को जाएगा। यह एक हायरार्की है, इस अनुसार ये कार्य होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ साइलेंट फीचर हैं जिसे हमको समझ लेना, जान लेना आवश्यक है। एक इन्फॉर्मेशन है यह जो काम हो रहा है मोबाइल से एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम पे काम होगा। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। ये ऐप आपके मोबाइल हैंडसेट से हो जाएगा, वो बाइंड हो जाएगा। आपके मोबाइल की सारी जानकारी सर्वर पे चली जाएगी कि इस मोबाइल पे लॉगिन किया गया है, इतना देर लॉगिन हुआ, इतना देर काम हुआ, कहाँ लॉगिन हुआ, ये सारी की सारी आपकी मोबाइल से बाइंड हो जाएगी और ये सर्वर पर इसका लॉग बनता रहेगा। डाटा एंट्री हो इजी प्रोसेस में है। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं आप उससे। ऑफलाइन कार्य आप उस पर करेंगे अगर नेटवर्क नहीं भी रहता है तो। ऑन डिपेंडेंसी ऑन मोबाइल नेटवर्क। ऑफलाइन फॉर्म फिल हो सकता है। जब आप नेटवर्क पे आ जाएंगे तो वो क्या होगा कि ऑटो सिंक्रोनाइजेशन में चला जाएगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि वहाँ तो नेटवर्क नहीं रहेगा, कैसे काम करेंगे। तो आप ऑफलाइन आप ऐप पे काम कीजिए, सबमिट कीजिए। जैसे आप नेटवर्क में आएंगे वो ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाएगा, आपका डाटा ऑटो सिंक्रोनाइज हो जाएगा। तो यह अगर इस तरह के एक्सक्यूजेस दिए जाएंगे तो एक्सक्यूज के लिए व्यवस्था इस ऐप में की गई। आप ऑफलाइन कार्य कर लीजिए, यानी नेटवर्क नहीं है तो आप कीजिए। आपके मोबाइल के कैसे में वो जमा होगा और जैसे आप नेटवर्क में जाएंगे तो कैसे से ऑटो सिंक्रोनाइज होकर सर्वर पे वो अपलोड हो जाएगा। ये ऐप से संबंधित चीज़ें हैं। वेब पोर्टल है, ये पदाधिकारी से संबंधित है। ये DM, SDM और चार्ज ऑफिसर इस पर कार्य करेंगे। उनका डैशबोर्ड और MIS रिपोर्ट वहीं से जनरेट होगा। MIS का मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। आइए देखते हैं आगे कुछ चीज़ें और चीज़ें हैं। अब देखिए बहुत सारी बात है कि मास्टर रोल में आपको जो ऐप होगा उसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, वार्ड, इन्वेटर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आपको उस पर उपलब्ध रहेगी। अब मोबाइल ऐप जैसे मैंने बताया ये प्रगणक और सुपरवाइजर करेंगे और वेब पोर्टल चार्ज पदाधिकारी, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये करेंगे। ठीक है सर। आगे इस तरह से ये सारी की सारी कार्य हमारा हुआ। एक आधार के बाद में उस प्रपत्र में आधार के बारे में वो ऑप्शनल है, यदि आप कोई देना चाहता है तो आधार देगा। इस तरह ये सारी प्रक्रिया हम करेंगे और ऐप के माध्यम से ये सारा काम हम करेंगे और प्रपत्र के माध्यम से। तो यदि इन सारे कंडीशंस की जानकारी हमें नहीं रहेगी, अगर हमारे सामने कोई अलग अलग कंडीशन की बात आती है तो यदि इन सब की जानकारी नहीं रहती तो हमें काम करने में दिक्कत होती है, हम अपने कार्य को सही ढंग से संपादित नहीं कर पाते। इसलिए ये वीडियो बनाया गया। यदि आपको लंबा लगा हो तो आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि ये आपके काम का है। तो इसके साथ अपना ख्याल रखिए और यदि आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। आने वाले अगले वीडियो में पूरे ऐप की स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको मैं दूंगा और बहुत जल्दी लेके आपके सामने उपस्थित रहूँगा। अपना ध्यान रखिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।